फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है या फिर टर्मिनोलॉजी क्यों आई, इसका क्या पर्पस था। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन सर्विस के ऊपर डिपेंड होता है। इस मार्केटिंग के अंदर जो भी सोसाइटी होती है उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो बेटर से बेटर सेटिस्फैक्शन रिसीव कर सकें कंपनी के द्वारा। तो सोशल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसे हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है डीमार्केटिंग, अ सिचुएशन विच मे कम एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्पररी शॉर्टेज बाय शॉर्ट टर्म एक्सेस डिमांड ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट। यानी कि फ्रेंड्स, डीमार्केटिंग वो सिचुएशन है जिसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो जाती है कि वहां पर क्या होता है, टेम्पररी शॉर्टेज आ जाता है उसको सप्लाई करने में। तो ये सिचुएशन को डीमार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीमार्केटिंग की। रीमार्केटिंग बेसिकली ये क्रिएट की जाती है जब हम किसी भी कस्टमर को न्यू सेटिस्फेक्शन देते हैं। जब हम किसी भी कस्टमर को जो भी वो एक्सपेक्ट करता है उस सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन कर देते हैं उसको उस प्रोडक्ट के थ्रू जो उसके बियॉन्ड लेवल होता है, तो वो हमारी रीमार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है ओवर मार्केटिंग, इंक्रीज सेल्स वाइल नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी कि फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केटिंग जब भी की जाती है तो वहाँ पर उसकी इंक्रीज इतनी कर दी जाती है सेल की वहाँ पे वो सारी चीजें जो कि एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, फिर चाहे उसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी हो, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो, इन सब चीज को नेग्लेक्ट करके वहाँ पे उसकी इंक्रीज सेल कर दी जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम ओवर मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा मार्केटिंग। बेसिकली फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को दिया था एजे कैली ने। ये फोकस करता है सभी साइंटिफिक, सोशल, एथिकल एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्केटिंग। यानी कि फ्रेंड्स, मेटा मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के मैनेजरियल एक्सपीरियंस, उसके साइंटिफिक, सोशल, एथिकल, इन सभी कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटा मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर डिलाइट। Customer delight is surprising a customer by exceeding his or her expectations, and its objective is to creating a पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, कस्टमर डिलाइटमेंट में क्या होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है उसको कोई सरप्राइज प्रोवाइड करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन निकल कर आता है कस्टमर के माइंड में, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होगा जिसमें हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया है लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी उस प्रोडक्ट को लेके, हम इमोशनल होने लगेंगे कि वाओ, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं कंपनी के द्वारा। तो ये हमारा कस्टमर डिलाइटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है रूटीन रेस्पॉन्स बिहेवियर। फ्रेंड्स, रूटीन रेस्पॉन्स बिहेवियर यूजली इस तरह की चीजें वहां पाई जाती हैं जहां फ्रिक्वेंटली परचेज होती है या फिर लो कॉस्ट यूनिट आइटम्स होते हैं। रूटीन रेस्पॉन्स बिहेवियर हम ज्यादातर वहीं करेंगे जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करेंगे या फिर किसी भी यूनिट या कोई भी आइटम जो है उसकी कॉस्ट लो होगी। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा रूटीन रेस्पॉन्स बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो भी परचेज है, जब हम किसी परचेज को करते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वहां पर हमें हाई डिग्री ऑफ प्लेजर मिलता है। यानी कि कोई भी परचेज जो हमें प्रोवाइड कर रही है हाई डिग्री ऑफ प्लेजर, वो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है हेडोनिस्टिक। नेक्स्ट आता है रैशनल मोटिव। रैशनल मोटिव बाइंग बिहेवियर, ये डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर हैं जो कि हम बाइंग मोटिव्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रैशनल मोटिव वो मोटिव होता है जिसके अंदर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो वहां पे हम रैशनल थिंकिंग रखेंगे, लॉजिकल रिलेशन रीजनिंग रखेंगे। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है और इसका जो क्वांटिटी है वो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी कि या फिर हम जो भी प्राइस दे रहे हैं उसके बदले में हमें उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारा कहलाता है रैशनल मोटिव। नेक्स्ट आता है इमोशनल मोटिव। These motives are based on personal feelings. These motives include ego, prestige, love and affection, status and pride. Friends,
ऐसे कोई भी फीलिंग या फिर ऐसा कोई भी मोटिव, जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो हमारे अंदर ईगो, प्रेस्टीज या लव एंड अफेक्शन या फिर किसी स्टेटस को लेकर आता है, वो हमारा इमोशनल मोटिव कहलाता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फ्रेंड्स जिसको परचेस करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारा स्टेटस क्या है, वो स्टेटस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तो हमारे इमोशनल मोटिव में कंसिडर किया जाता है। या फिर जिसको परचेस करने के बाद हम प्राइड फील करें, हमारे अंदर ईगो आ जाए, वो हमारे इमोशनल मोटिव के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मोटिव। प्रोडक्ट मोटिव ये रिजल्ट होता है डायरेक्टली फ्रॉम द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि प्रोडक्ट मोटिव वो मोटिव होता है जो डायरेक्टली बताता है किसी भी कस्टमर की नीड को, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है डायरेक्टली, वो हमारा प्रोडक्ट मोटिव है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव कस्टमर्स, दोज हु बाय थिंग्स विदाउट एनी थिंकिंग ही मार्केट एंड पिक द प्रोडक्ट, यानी कि फ्रेंड्स वो कस्टमर जो कि बिना कुछ सोचे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, वो बस मार्केट गए और उन्होंने किसी प्रोडक्ट को पिक कर लिया, वो कस्टमर्स इम्पल्सिव कस्टमर्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मोटिव। These motives are arise directly from the customer needs and wants. It includes health, beauty, knowledge, relaxation and recognition. फ्रेंड्स ऐसी परचेज जिससे हमारी डायरेक्ट नीड और वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, वो हमारी प्राइमरी मोटिव के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसके अंदर हेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, रिलैक्सेशन, रिकॉग्निशन, इन सबको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी किसी भी चीज को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है। हमारी नीड है इन सब चीजों को परचेस करने की और डायरेक्टली उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये प्राइमरी मोटिव का पार्ट है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी और सेलेक्टिव बाइंग मोटिव। सेकेंडरी और सेलेक्टिव बाइंग मोटिव, इट इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इंक्लूड डिजायर फॉर कन्वीनियंस, डिपेंडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक या फिर वर्सेटिलिटी, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा बाइंग मोटिव जो कि कस्टमर के एक सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट को बाय करने के बाद आती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिससे हमारी डिपेंडेबिलिटी प्रेफर करती है, उस पर हम हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड होते हैं, हमारी ड्यूरेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, कन्वीनियंस पे बेस्ड होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी और सिलेक्टिव बाइंग मोटिव कहलाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम हमारी वांट और नीड से तो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, लेकिन यह करते हैं ये हमारी जो इकोनॉमी है, यानी कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है या नहीं, इस पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट हमारे सेकेंडरी और सेलेक्टिव बाइंग मोटिव प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है पैट्रोनेज मोटिव। पैट्रोनेज मोटिव, इन दिस मोटिव कस्टमर बाय प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे मोटिव जिसमें कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर और रिटेलर से, तो हमारा पैट्रोनेज मोटिव कहलाता है। क्योंकि वहाँ पे हमारे अंदर मोटिव क्या होता है कि हर बार हम इसी से खरीदते हैं, हर बार हम यहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सही है, हम किसी नए पर नहीं जा सकते, क्योंकि पता नहीं है कि अगर हम वहाँ से परचेस करें तो हमारा नीड वहाँ पे सेटिस्फाई हो या ना हो। तो इस तरह के मोटिव हमारे पैट्रोनेज मोटिव के अंदर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ से हर बार खरीदते रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारा क्या है, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे हम ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें हर बार सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के मोटिव हमारे पैट्रोनेज मोटिव कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट for a product and dividing it into a several sub markets और segments, यानी कि फ्रेंड्स मार्केट सेगमेंट वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हेट्रोजीनियस मार्केट होता है। हमारा हेट्रोजीनियस मार्केट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो भी मार्केट होता है उसको सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं या फिर अलग सेगमेंट करते हैं कि ये मार्केट हमारा पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का है, ये मार्केट हमारा पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का है। तो इससे क्या होता है, एक लार्ज मार्केट को एक स्मॉल या सब मार्केट में उनको डिवाइड कर देना, वो हमारा कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। When organization do not permit the division of market into segment, they conceive of the total market concept, यानी कि फ्रेंड जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये परमिट नहीं करती कि किसी भी मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाए, तो वहाँ पे क्या कन्वीनियंस होता है, वहाँ से ये कंसीव किया जाता है कि वो पूरा टोटल मार्केट जो है
उसको उनको कैप्चर करना है, उस पूरे मार्केट के ऊपर उनको अपने टारगेट करना है कि यहाँ पे उनको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। तो इस तरह की मार्केटिंग क्या कहलाती है? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच द कंपनी गोज फॉर प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन एज डिपिक्टेड बाय इट्स एनालिसिस ऑफ द टोटल मार्केट। यानी कि फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। वहां पर क्या होता है, पूरे मार्केट पर को टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करना है। जबकि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि पूरे मार्केट की एनालाइज तो वो करते हैं, टोटल मार्केट एनालिस करते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर सेगमेंट वो क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो कहलाता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। वो वहीं पर मार्केटिंग करेंगे, वहीं पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी फॉलोज वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल। यानी कि फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर वो स्ट्रेटजी आती है जिसके अंदर कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट चूज करती है और एक सेगमेंट चूज करती है। यानी कि वो अपना एक ही प्रोडक्ट सेल करेगी और सिर्फ एक ही सेगमेंट में सेल करेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया वो डिसाइड कर लेती है, वहीं पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी। तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर लोकल मार्केट आ सकते हैं कि लोकल मार्केट में क्या होता है, कोई भी पर्सन अपना जो सोल ट्रेड स्टार्ट करता है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही करता है, वो उसी एरिया को डिसाइड करता है और वहीं पर उस प्रोडक्ट को सेल करता है। उसको अदर सेगमेंट में क्या हो रहा है, अदर सेगमेंट में कहाँ प्रोडक्ट सेल करना है, उसको इस तरह की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है और एक ही मार्केट है, प्रिंसिपल है। तो वो सिर्फ अपने एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट। The producer has concentrated on particular localities only. Friends, local market concept और concentrated market concept हम दोनों सेम ही बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर एक लोकेलिटी ले ली जाती है, वहां पर एक प्रोड्यूसर कॉन्सेंट्रेट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड आ रहा है, वहां पर भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की बात की गई है। तो दोनों ही मार्केट कॉन्सेप्टिंग हम बोल सकते हैं कि दोनों ही सेम है। नेक्स्ट है मास मार्केट कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन हु कुड बी रीच्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड द मास मीडिया। यानी कि मास मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर फ्रेंड्स वो एक हमने जो अभी आगे बात की थी, ये हमारी मार्केटिंग थी, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, कॉन्सेंट्रेटेड और मार्केटिंग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है, मार्केटिंग की, और यहाँ बात की जा रही है कॉन्सेप्ट की। तो दोनों सेम ही है। अगर यहाँ पर हम किसी भी तरह की मार्केटिंग की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, और यहाँ पर अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट। तो दोनों सेम ही चीजें हैं, बट यहाँ पर हमने फोकस किया है मार्केटिंग पर और यहाँ हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर। आई होप भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मास मार्केट कॉन्सेप्ट की। फ्रेंड्स, मास मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर ऑल पर्सन्स हु कुड बी रीच्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड द मास मीडिया। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो जितने भी पर्सन होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू वहां पर रीच कर सकते हैं और मास मीडिया वहां पे एप्लीकेबल होती है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि पूरा जो जितना भी एरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप वहां पर जा सकते हो, वहां से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और वहां पर जितनी भी मीडिया है आप उसको कवर कर सकते हो। मास मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपके पास टारगेट ज्यादा ऑडियंस होती है और आपका टारगेट जो होता है वो मीडिया के थ्रू होता है। तो मीडिया के थ्रू आप उन सभी लोगों पर अच्छे से टारगेट कर सकते हो। तो मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग की जो वो होती है वो ज्यादा होती है, कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप कैप्चर क्या कर रहे हो, ज्यादा लोगों को कैप्चर कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेड मार्केट कॉन्सेप्ट। इन दिस प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस आर ग्रेट मेकिंग सेगमेंटेशंस ऑफ मार्केट डीपर। यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर प्रोडक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेगमेंट किया जाता है कि प्रोडक्ट की प्रेफरेंस कहाँ पर है। यानी कि हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि किस मार्केट के अंदर कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, उसी के हिसाब से उसको सेगमेंट किया जाता है। यानी कि ये प्रोडक्ट की डिमांड हमारे इस मार्केट में ज्यादा है तो हम ये प्रोडक्ट यहाँ सेल करेंगे, और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं या फिर हमारा प्रोडक्ट जिसको टारगेट करता है उस तरह की पॉपुलेशन इस तरह के मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस मार्केट को कैप्चर किया जाता है और वहीं पर उसको प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स
ग्लोबल मार्केट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ग्लोबली सोल्ड कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ग्लोबल बेस्ड है। हमने अपने प्रोडक्ट को इस अकॉर्डिंग बनाया है कि कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, कोई भी पर्सन हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह से ग्लोबली बेस्ड हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो इस तरह के प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम ग्लोबली सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर द मार्केटर्स रेफर्स हाई रिटर्न एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल दैट द कॉम्पिटिटर्स माइट बी अट्रैक्टेड टू फाइंड देयर प्लेस इन दी सेगमेंट। यानी कि फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मार्केटर होता है इसका मतलब होता है हाई रिटर्न, इसका प्रॉफिट है, और ये पॉसिबल भी होता है कि कॉम्पिटिटर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बेसिकली इस तरह के सेगमेंट में फ्रेंड्स जो हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो सोल्ड आउट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी भी सेगमेंट में ओपन कर लो अपना प्रोडक्ट, वहां पर क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग, कि वहां पर आपका ब्रांड है पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, तो वहां पर आपके ब्रांड को देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि रिबॉक। अब आप किसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ओपन कर लो, अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है और अगर पर्सन वहां पे ज्यादा ब्रांड प्रेफर करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की तरफ जरूर अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव सेगमेंट स्पेशलाइजेशन। This is also known as multi-stage coverage because different segments are sought to be captured by the company, that is बाटा। बाटा फ्रेंड्स इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम इसको मल्टी स्टेज कवरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा कैप्चर किए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड, जैसे कि बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी ने क्या किया है, डिफरेंट सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो इससे क्या होता है कि उसने सेलेक्टिव सेगमेंट का स्पेशलाइजेशन कर रखा है कि हाँ, उसको इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। इससे क्या हो गया, उन्होंने मार्केट को भी अपने कैप्चर कर लिया, और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कैप्चर करने के बाद अपने प्रोडक्ट को वो इजिली सेल भी कर सकती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट फ्रेंड्स, इसके अंदर कोर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल बेनिफिट्स और सर्विसेज की बात की जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स कोर प्रोडक्ट में हम यही बात करते हैं कि जब तक हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी तब तक उस प्रोडक्ट का होना बेकार है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल भी है, रेस्ट एंड स्लीप इज द कोर बेनिफिट इन केस ऑफ होटल। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप होटल में गए हो तो वहां पे अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, आप वहां पे अच्छे से सो नहीं पा रहे हो किसी भी होटल में के रूम में, तो वहां पर क्या है, कोर प्रोडक्ट वहां पे है ही नहीं, क्योंकि आप वहां पर रेस्ट करोगे, थोड़ा आप वहां पर फ्रेश होगे, क्योंकि हर कोई कहीं भी घूमने जाता है, होटल बुक करता है, तो वो वहां पे ये सब चीज चाहता है कि हम वहां पे आराम कर पाए या फिर पूरी तरह से हमें वहां पे रेस्ट मिले। ठीक है, तो ये इसका कोर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक प्रोडक्ट। इट मीन्स द फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि बेसिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर हमने होटल की बात की, तो आपने सर्विस ली, आप पे कर रहे हो किसी भी सर्विस के लिए और वो सर्विस आपको नहीं मिल रही है, आपने होटल बुक किया लेकिन आपको होटल में रूम नहीं मिला, तो ये क्या है, बेसिक प्रोडक्ट था। आपने रूम के पैसे दे दिए लेकिन आपको रूम नहीं मिला, तो ये क्या है, बेसिक प्रोडक्ट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर बेसिक प्रोडक्ट क्या है, जिस चीज के लिए आप डायरेक्टली पे कर रहे हो, जिस भी सर्विस या गुड के लिए, वो आपको ना मिले, वो बेसिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। Expected product. It means a set of attribute and condition that buyer normally expect when they buy the product. Friends, expected product वो प्रोडक्ट कहलाते हैं जो भी आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को लेते हो तो वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी अपने एक एग्जाम्पल की, तो उसी एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे कि आपने कहीं भी होटल बुक किया है तो वहां पर जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, जैसे कि बाथरूम में टॉवल का होना। अब बाथरूम में टॉवल नहीं है तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था कि टॉवल तो होगा, लेकिन वहां पे टॉवल नहीं है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है कि ये सब चीजें तो वो एक नॉर्मल है जो होनी ही चाहिए। तो ये एग्जांपल था हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इट मीन्स समथिंग बियॉन्ड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। अभी हम इसी एग्जांपल को अपने कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने रूम में एंटर किया और आपने देखा कि आपके बेड पर एक बहुत बड़ा सा बुके रखा हुआ है और एक कार्ड रखा हुआ है, वेलकम कार्ड। तो ये क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये क्या था,
आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। उन लोगों ने आपको वेलकम किया एक बुके और एक कार्ड के साथ। तो ये क्या है, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है जो कि होटल की तरफ से, होटल मैनेजर की तरफ से आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट। द लास्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज द पोटेंशियल पार्ट दैट माइट चेंज द स्ट्रक्चर एंड करेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, पोटेंशियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ये, इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको चेंज किया जा सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होते हैं, ये इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इससे आपके सेटिस्फेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा पोटेंशियल प्रोडक्ट के, लेकिन ये क्या था, इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। वो पहले किसी और तरह से आपको वेलकम करते थे, आप जब भी वहां जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ अलग तरीके से आपको वेलकम किया। लेकिन आपके यहाँ पर क्या हो गया कि वेलकम्स हुआ जैसा हर बार होता था, लेकिन थोड़ा अलग स्ट्रक्चर कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि आपका जो था, आपके सेटिस्फेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, लेकिन ये क्या था, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया जो कि आपने नहीं सोचा था कि इस तरह से आपका वेलकम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इट इज अ मेथड बाय विच अ फैट लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन इज थिन्ड आउट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिंप्लीफिकेशन। यानी कि फ्रेंड्स, प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स भी बोलते हैं, और एक मेथड है जिसके अंदर कोई भी फैट और लॉन्ग प्रोडक्ट लाइन को थिन कर दिया जाता है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट लाइन जो फैट या फिर प्रोडक्ट लाइन लॉन्ग थी, उसको इन्होंने क्या किया, उसको छोटा कर दिया उस प्रोडक्ट लाइन को। तो ये हमारे हो जाता है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन के अंदर फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेथ और डेप्थ दोनों प्रोडक्ट लाइन की क्या कर दी जाती हैं, एक्सपेंड कर दी जाती हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट लाइन है उसको, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया इन्होंने, ब्रेथ से भी एंड डेप्थ से भी। ये एक्सपेंशन क्या होता है, इंक्रीजिंग द लाइंस और आइटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि लाइन भी इंक्रीज कर दी और जो टोटल आइटम्स जो बनते थे प्रोडक्ट के, उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया। और बेसिकली ये हमारा बताता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डाइवर्सिफाई कर दिया अपने प्रोडक्शन को। यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइन भी इंक्रीज कर दी और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनते थे उनको भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा ISI मार्क, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से। ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए होता है इंडिया के अंदर, और ये डेवलप किया था BIS ने, जिसको हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और ये स्टार्ट किया गया था 1986। यानी कि फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि इंडिया के अंदर बन रहा है, तो उसके अंदर ISI मार्क वहाँ पे मार्क किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये स्टार्ट किया था BIS ने 1986 में। फ्रेंड्स, 1986 में हमारा एक एक्ट भी आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट आता है हमारा FPO, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर। इट इज अ सर्टिफिकेशन मार्क मैंडेटरी ऑन द प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स सोल्ड सच एज पैकेज्ड फूड, बिवरेजेस, फ्रूट जैम्स, क्रशेस एंड स्क्वैश। तो मार्क नॉर्मली जो भी हम पैक्ड फ्रूट बिवरेज लेते हैं या फिर किसी भी तरह का फ्रूट जैम लेते हैं, तो वहाँ पर ये मेंशन किया जाता है फूड कंपनी के द्वारा अपने फूड प्रोडक्ट पे, और ये मैंडेटरी होता है क्योंकि ये बताता है कि फूड सर्टिफाइड है और फूड में किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया है। ये उसकी रिलायबिलिटी को बताता है, तो इसको हम वहाँ पर मार्क करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा AG मार्क। ये सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे यूज किया जाता है। ये सारे मार्क फ्रेंड्स इंडिया के अंदर होते हैं। ये अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, AG मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है और ये अप्रूव्ड किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा इको मार्क। इको मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि इशू करता है अगेन BIS किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और इसका एम होता है लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। यानी कि इको मार्क के अंदर ये बताया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे इकोसिस्टम को कम से कम इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा जिसको हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का मार्क लगाया जाता है।
नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड मार्क। ये डेवलप किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट पे, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बेबी फूड, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फूड स्टफ, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, यूटेंसिल्स, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, पेंट्स, कार्पेट्स एंड डिटर्जेंट्स। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये मार्क यूज किया जाता है। ये बताता है कि ये सारे प्रोडक्ट जो कि क्या है, स्टैंडर्ड मार्क के हैं, यानी कि एक इसके अंदर जो क्वालिटी है वो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन की गई है, गुड क्वालिटी मेंटेन की गई है, इसलिए स्टैंडर्ड मार्क को यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट आता है पैक मार्क, यानी कि PAC मार्क। It will cover building materials, product and components which are out of the ambit of ISI certification। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज हो रहे हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर PAC मार्क लगाया जाता है। और ये मार्क क्या होता है, ISI सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। इट इज मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मार्क रिक्वायर्ड ऑन ऑल न्यू मोटर व्हीकल सोल्ड इन इंडिया, वैलिडिटी 1 ईयर। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो मार्क होते हैं वो जो भी न्यू मोटर व्हीकल हैं उनके लिए इस तरह का मार्क लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क फ्रेंड्स ये हमारा गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट पे लगाया जाता है और ये सर्टिफाई करता है कि इसके अंदर मेटल की प्योरिटी कितनी है। नेक्स्ट है इंडिया ऑर्गेनिक। ये सर्टिफिकेशन मार्क जो है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हुआ है किसी फूड प्रोडक्ट में और ये मैन्युफैक्चर किया गया होता है इंडिया में, और ये सर्टिफाई करता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट हैं। वो कंफर्म करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैंडर्ड ने उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है, वो सारे स्टैंडर्ड ये पूरे कंफर्म करता है। पूरे इसने जो भी नॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं प्रोडक्ट के लिए वो सारे नॉर्म्स इसने कंप्लीट करे हैं। तो इंडियन ऑर्गेनिक ये वहाँ पर बताता है कि हमने वो सारे जो भी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए थे वो हम सारे हम कवर कर रहे हैं। ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 2000 में। नेक्स्ट है कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड फ्रेंड्स वो गुड्स होते हैं जो जिसको हम इजीली और क्विकली बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे घर के आसपास जो भी शॉप्स होती हैं ये हम वहाँ से जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कन्वीनियंस गुड के अंदर आते हैं। दीज इंक्लूड्स आइटम विच आर कंज्यूमर्स बाय फ्रिक्वेंटली विद मिनिमम शॉपिंग। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम मिनिमम शॉपिंग से इस तरह के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और ईजिली परचेज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, टॉयलेटरीज के प्रोडक्ट हो गए, ये सारे प्रोडक्ट हमारे कन्वीनियंस गुड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स। Comparisons includes customer involvement, furniture, jewelry. These includes items which the consumer select and buy after making comparisons or substitute on such criteria as quality, price, style and suitability। यानी कि फ्रेंड्स शॉपिंग गुड्स के अंदर कंपैरिजन किया जाता है क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल और सूटेबिलिटी के अंदर कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है या नहीं अकॉर्डिंग टू प्राइस। उसके बाद इन प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर फर्नीचर, ज्वेलरी टाइप प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि जब भी हम ज्वेलरी या फर्नीचर इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। ज़्यादातर जो कंपैरिजन होता है वो होता है प्राइस और क्वालिटी को लेकर। तो उसके बाद हम ये देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये हमें सूट करेगी या नहीं, या फिर ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ देखने के बाद हम इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी गुड्स। द कंज्यूमर हैव टू मेक स्पेशल परचेजिंग एफर्ट टू परचेज दिस स्पेशलिटी गुड्स। Items like which possesses unique features or have a number of brand names or both, जैसे कि कॉइन कलेक्शन, पर्सनल इंटरेस्ट। यानी कि स्पेशलिटी गुड्स फ्रेंड्स ये स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स हम तब परचेज करते हैं जहाँ हमें किसी भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है या फिर हमारी कोई हैबिट होती है, कोई हॉबी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको परचेज करते हैं। तो वो गुड्स हमारे स्पेशलिटी गुड्स में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स फ्रेंड्स दे आर द प्रोडक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी बट आर इम्पोर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। एग्जाम्पल सोलर कुकर, BMW, सोलर बसेस, इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स ऐसे गुड्स जो भी हमने अब तक गुड्स पढ़े थे उसमें लाइन नहीं करते हैं वो हमारे अनसॉर्ट गुड्स कहलाते हैं। बेसिकली इस तरह के गुड्स जो होते हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम सोलर कुकर की बात करें
सोलर बसेस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें जहाँ पर हम सेफ्टी की बात करते हैं इंश्योरेंस के अंदर, BMW की बात करें जहाँ पर हम इसको अपने प्राइड से जोड़ते हैं, इसको हम अपने स्टेटस से कंसिडर करते हैं, तो ये सारे गुड्स हमारे अनसॉल्ड गुड्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इतनी सारी टर्मोलॉजी है जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी टर्मोलॉजी आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे उससे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।